नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे महिलाओं में कैंसर को लेकर और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर मृदुल गहलोत महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में महिला कैंसर रोग प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 35 वर्षों तक सेवाएं दे चुकी हैं। आपको 45 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप नारायणा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं और महिला कैंसर रोग पर आपकी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके 12 से अधिक रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है और हमारा जो आज का विषय है कि महिलाओं में कैंसर जो है उसको लेकर हम बात करेंगे और आपने 2 किताबें भी लिखी हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि ये जो 2 किताबें हैं ये किस विषय पर थी, मतलब इसमें क्या बताया गया है? ये दोनों किताबें ही गायनी ऑन्कोलॉजी से कंसर्न है। उसमें एक तो जो टॉपिक है वो है कैंसर सर्विक्स पे, कि कैसे कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसका फॉलोअप कर सकते हैं। दूसरी किताब जो है वो कैंसर वल्वा पे है। उसका भी जो अल्सर हो जाते हैं वल्वा के ऊपर, उनको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनका जल्दी इलाज कर सकते हैं ताकि वो कैंसर में डेवलपमेंट नहीं हो। इसी बारे में सारी दोनों किताबों में इसी बारे में, कैंसर के बारे में ही राय है। बिल्कुल। अच्छा, आपका इतना बड़ा और इतना गहरा अनुभव है, इतना समय वर्षों से आप मरीजों को देख रही हैं, तो हम महिलाओं की बात करें तो उन्हें कैंसर के बारे में क्या समझने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा आप लोगों को पता है आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है और जहाँ पे हम कैंसर, लेडीज़ के कैंसर की बात करते हैं तो लकीली जितने भी कैंसर हैं लेडीज़ के, इसमें मैं ब्रेस्ट भी इंक्लूड करूँगी, कैंसर सर्विक्स भी इंक्लूड करूँगी। अगर हम ब्रेस्ट और कैंसर सर्विक्स इंक्लूड कर लें तो हम 50% इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 25% पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है और लगभग 25 to 26% का कैंसर सर्विक्स है। तो ये दोनों मिला के ही 51% और 50% हो जाते हैं। तो हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कैंसर सर्विक्स के लिए पेपिस्मेयर एग्जामिनेशन, पेशेंट का अवेयर होना, पेशेंट को एक बार गायनी चेकअप के लिए आना। जैसे हम लोग टेटवेक भी तो लगाते हैं ना, आपको अच्छी तरह लेडीज़ को पता है कि टेटवेक लगाया, भाई चोट लग गई तो टेटवेक तो लगाना ही है। वैसे ही गायनी कैंसर अगर प्रिवेंट हमको करना है तो हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास। साल में एक बार चले जाइए, 3 साल में एक बार चले जाइए। कोई भी कंप्लेन हो आपको तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसके पास जाएं। वाइट डिस्चार्ज है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग है, तो कोई भी परेशानी हो तो उसको छिपाएं नहीं। जैसे कि हम लेडीज़ में देखते हैं वो मोस्टली बताती नहीं हैं। यंग लेडीज़ तो फिर भी थोड़ा सा आउट स्पोकन होती हैं, बट जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो सालों साल बताती नहीं हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो स्टेज 3 में 4 में पहुंच जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शर्म की बात नहीं है। कैंसर को अगर हमें डायग्नोस टाइम पे करना है तो हमें अब अपनी परेशानियों को व्यक्त करना होगा, डॉक्टर को बताना होगा, इतना करना होगा कि उसके पास जाके उसकी राय लें, आगे उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, फॉलो अप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब करना है। तो बहुत लकी है कि हमारे पास आज इस हालात में है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है कि हम उनको सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़रूरत है चेतन होने की, अवेयर होने की, अपनी बात कहने की। बिल्कुल। और जो आपने बताया कि ये 2 तरह के जो कैंसर हैं, इनका जो है प्रतिशत है महिलाओं के कैंसर के मामलों में वो लगभग 50% के आसपास पहुंच जाता है। तो ये एक अलर्ट करने वाली स्थिति है, मतलब हम इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, महिलाओं को कैंसर होता क्यों है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? और इसी के साथ ये भी था कि जो टीके हैं वो किस किस तरह के कैंसर के उपलब्ध हैं, क्योंकि ये भी बचाव के उपाय में ही आता है। देखिए, कैंसर सर्विक्स जो कि बहुत कॉमन है, अगर हम कैंसर सर्विक्स की बात करें तो पेपिस्मेयर एक टेस्ट होता है। पेपिस्मेयर में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है, यूट्रस का जो मुंह होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ से सेल्स उठाई जाती हैं। सेल्स लेके ब्रश से और ग्लास स्लाइड पे रखी जाती हैं, उनको स्टेन किया जाता है और उनको देखा जाता है। अगर उन ग्लाइसाइड में और उसमें साइटोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस हैं तो ये 8 से 10 साल पहले हमें पता लग जाते हैं कि इस पेशेंट को 7 से 10 साल के बीच में कैंसर हो सकता है।
इतना बड़ा प्रिवेंटिव कॉज है ये। और केवल पेपिस्मियर है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये लगते हैं। आप प्रॉपर जाएंगे, गायनी चेकअप कराएंगे, डॉक्टर पेपिस्मियर लेगी, और आपको 3 साल में भी अगर आप एक बार पेपिस्मियर करा लेते हैं तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं, इतने कॉमन कैंसर सर्विक्स की वजह से। तो ये सबसे बढ़िया है कि आप आइए, डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा ये कि लकीली पिछले 10 साल से हमारे पास वैक्सीनेशन है कैंसर सर्विक्स का, जो इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना कॉमन है लेडीज़ में। लेकिन उसका सबसे बड़ा ये है कि वो 8 से 9 साल 10 साल की लड़कियों को लगना चाहिए। मैं अगर ये कहूँ कि इंटरकोर्स से पहले लगना चाहिए, तभी वो 100% सक्सेसफुल हैं। उनकी 3 डोज होती हैं, पहले महीने में लगती है, फिर सेकंड डोज दूसरे महीने में लगती है, और थर्ड डोज 6 मंथ्स के बाद लगती है। कॉस्ट वाइज ऑफ कोर्स थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि एक वैक्सीनेशन है वो 2800 रुपये का आता है। ऐसे करके ये करीब 8-9 हज़ार का कुल टोटल खर्चा है। हम लोग तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो स्कूल गोइंग लेडीज़ गर्ल्स को अगर स्कूलों में लगवा लें तो हम लोग हमेशा के लिए इसको कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। जैसे HPV वायरस वगैरह है, ये सबके कैंसर हैं, ये कैंसर के कॉजेज़ हैं, और इनको अगर हम प्रिवेंट कर दें तो कैंसर नहीं होगा। और ये प्रूव्ड है, HPV वैक्सीनेशन इज़ नाउ प्रूव्ड कि ये 100% सक्सेसफुल है। बिल्कुल। और बट सबसे बड़ी बात है कि इनको एज वाइज ये इंटरकोर्स से पहले लगवाना है। इंटरकोर्स के बाद भी 30 साल 35 साल में भी लगवा सकते हैं, बट उसका प्रिवेंशन उतना नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। प्रिवेंट होगा, 80% होगा, 70% होगा, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं से जुड़े ऐसे कौन से कैंसर हैं जो भी अब भी मतलब लाइलाज माने जा रहे हैं, या जानलेवा ही जिनको कहा जाता है? देखिए, स्टेज वाइज इनकी मतलब पहचान और इलाज जो है उसकी रिकवरी में क्या भूमिका रहती है? देखिए, लाइलाज तो कोई कैंसर नहीं है, बट फीमेल कैंसर प्रिवेंटेबल हैं। करीब करीब सारे कैंसर प्रिवेंटेबल है। अगर मैं आपको कहूँ कैंसर सर्विक्स, जैसे मैंने अभी बताया, पेपिस्मियर लेते हैं। कैंसर यूट्रस, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है पीरियड के टाइम पर, जैसे आपकी साइकिल 3-4 दिन की है, हर महीने आ जाता है, आपको पता लग रहा है कि 7-8 दिन तक साइकिल आ रही है आपकी, और हर 15-20 दिन में वापस आ रही है, इसका मतलब कि कोई ना कोई चेंज है आपका। इसको नॉर्मल मत लीजिए, जो मेंस्ट्रुअल पैटर्न है आपका उस पर ध्यान रखिए कि वो कैसा है। अगर ज़्यादा है, पीरियड के टाइम ज़्यादा आता है, तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। पीरियड के जस्ट बाद में 10-15 दिन हुए, पीरियड गए और आपको फिर ब्लीडिंग हो गई, उसका कैंसर सर्विक्स हो सकता है। अगर पीरियड्स के टाइम ज़्यादा आ रहे हैं तो कैंसर यूट्रस हो सकता है, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं। तो ये इनका पैटर्न है कि किस टाइप से होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। अगर हस्बैंड के पास आप जाती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, और आपको लगता है कि लाल डिस्चार्ज है या पिंक डिस्चार्ज है, वो एक वार्निंग साइन है इस बात का कि कहीं ना कहीं आपकी जो वेसल्स हैं वो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, उसमें सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं, और आप बिना किसी देर के आपको डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, आपने वैसे तो बता ही दिया कि महिलाओं में 2 तरह के जो कैंसर हैं वो खास होते हैं, 50% उनकी हिस्सा होता है। लेकिन हम यदि सब तरह के कैंसरों की बात करें तो उनमें ये कितने तरह के कैंसर हैं जो कि हमारे देश में काफ़ी देखने में आते हैं? देखिए, उसमें 2 हैं, एक तो कैंसर ब्रेस्ट है और एक कैंसर सर्विक्स है, और अब कैंसर यूट्रस भी हो गया, कैंसर ओवरी भी है, कैंसर वल्वा भी है। मतलब इनकी परसेंटेज उतनी नहीं है जितनी कैंसर ब्रेस्ट और कैंसर सर्विक्स की है। 25% कैंसर ब्रेस्ट अगर 100 पेशेंट है तो 25% कैंसर सर्विक्स है। 10% केसेस में कैंसर यूट्रस भी आ सकता है, और जो इन सब में बहुत ही डेडली डिजीज़ है वो ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर हम चाहे कितना भी प्रिवेंटिव पार्ट करें, कैंसर ओवरी को हम नहीं डिटेक्ट कर पाते, बट उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अवेयरनेस इस बात का होना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, घर में अगर आपकी मदर, आपकी सिस्टर और आपकी नानी, ये तीनों जो रिश्ते हैं, उनमें अगर किसी को कैंसर ब्रेस्ट हुआ हो या कैंसर ओवरी हुआ हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर में किसी भी लेडी को नहीं, चाची, बुआ, ताई नहीं, आपकी सिस्टर, आपकी नानी और आपकी मदर, दीज आर फैमिली जेनेटिक फैमिलियर कैंसर्स आर इम्पॉर्टेंट, और इसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर आते हैं।
तो एक तो वही जब हम हिस्ट्री लेते हैं तभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको ओवेरियन कैंसर आपके घर में और कैंसर ब्रेस्ट आपके घर में हो चुका है तो आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, मतलब आपको ज़्यादा परसेंटेज है ऐसे कैंसर होने में। और वही एक बात अवेयरनेस की होती है कि आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताइए कि मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है और इसलिए मैं रूटीन में चेकअप कराना चाहती हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक कैंसर ओवरी की बात है, फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमें कलर डॉपलर जिसको हम कहते हैं उससे हमें पता लग जाता है, क्योंकि जब भी जहाँ भी कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो ब्लड सर्कुलेशन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में दिखाई देता है। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, गायनी चेकअप और एक ट्यूमर मार्कर है CA-125 जिसको हम कहते हैं, अगर ये तीनों चीज़ें हम करवा लें टेस्ट तो हम कैंसर ओवरी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, डाउन स्टेज कर सकते हैं, स्टेज 3 में ना होके स्टेज 2 में या स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं। तो ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, CA-125 और गायनी चेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई तरह के कैंसर्स के बारे में आपने बताया कि वो क्यों होते हैं, उनका जेनेटिक रीज़न क्या है और हमें क्या क्या लक्षण है जिन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ अन्य जो कैंसर हैं जो कि होते ही हैं महिलाओं को, तो उसकी क्या वजह होती है? और यदि किसी महिला के घर में पुरुष सदस्य को हिस्ट्री रही है किसी तरह के कैंसर की, तो क्या इनको भी खतरा होगा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि किसी से किसी को लग जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कैंसर और भी कई कारणों से हो सकता है। थायराइड का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। तो जैसे आप कहीं आपने स्पुटम में अगर आपके ब्लड आया है तो वो आपके लिए एक वार्निंग साइन है। अगर पेशाब में ब्लड है तो एक वार्निंग साइन है कि आपको कहीं ना कहीं वैस्कुलरिटी बढ़ रही है और आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपके लैट्रिन के थ्रू ब्लड आया है तो भी एक वार्निंग साइन है। अगर आपकी आवाज़ चेंज हो रही है वो भी एक वार्निंग साइन है। अगर आपको काफ़ी टाइम तक बुखार रह रहा है वो भी एक वार्निंग साइन है। तो बहुत सारे वार्निंग साइन है और बाकी सबके अलग अलग साइंस अलग अलग करके होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर वाला। बट कई कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया यूट्राइन कैंसर, तो जिनको ब्लड कैंसर है उन्हें भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो वो कारण यूट्राइन कैंसर नहीं होगा, वो कारण ब्लड की वजह से होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता ब्लड कैंसर की वजह से, इसलिए वो उनको पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि वो अगर पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्राइन कैंसर ही हो, नहीं, उसे ब्लड कैंसर भी हो सकता है जिसका सिम्टम ब्लीडिंग के रूप में सामने आया है। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता पड़ता है कि क्या क्या है एग्जैक्टली। बट किसी भी साइन को, चाहे वो पेशाब में ब्लड हो, चाहे वो यूरिन में ब्लड हो, चाहे वो वजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो, किसी भी साइन को इग्नोर मत करिए। कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो आपका 6-7 दिन में, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल, कंट्रोल नहीं होता। या खांसी है आपको 6 दिन से नहीं ठीक हो रही, 7 दिन से, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको एक्सरे की ज़रूरत है, आपको फिजिशियन की ज़रूरत है, आपको दिखाने की ज़रूरत है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, टेम्परेरी इन्फेक्शन होगा, 3 दिन, 4 दिन, 6-7 दिन से ज़्यादा कोई नहीं है। 7 दिन के बाद अगर कोई सिम्टम आपको परसिस्ट करता है, वो आपको ये इंडिकेट करता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू शो फॉर द चेकअप। बिल्कुल। और हम शायद जांचों से बचने के लिए कि डॉक्टर हमको कई जांचें बताएंगे और उसमें हमारा समय भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, हम सोचते हैं कि खुद ही उसका इलाज कर लें। तो कैंसर के मामले में तो कम से कम ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको फिर आगे कई तरह की परेशानियों में ले आता है। और यहाँ हम जो भी बातचीत कर रहे हैं तो वो जो लक्षण आदि बताए जा रहे हैं वो केवल एक जागरूकता के लिए, वो आपके सेल्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं है कि आप खुद ही डॉक्टर बन के उनको अपने से मिलाने लग जाएं और अपने आप को स्वस्थ या अस्वस्थ मानना शुरू कर दें। इसके लिए जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं आपको उन्हीं की मदद लेनी चाहिए और उन्हीं की सलाह भी माननी चाहिए। अच्छा, कैंसर का समय पर पता लगाने के लिए आपने बहुत सारी सावधानियां और मेडिकल जो आपका रिजीम होता है उसके बारे में उसको आपने बताया ही है, लेकिन क्या एज के अनुसार भी हम इस पे कुछ ध्यान दे सकते हैं? जैसे आपने बताया टीके के लिए कि भाई वो आपको उस बहुत ही कम उम्र में भी लगवा लेंगे तो उसमें आपको जो न होने का खतरा है वो उससे आपको मतलब काफ़ी राहत मिलती है। तो
एज वाइज कौन कौन सी मतलब जांचें हैं या क्या चीज़ें हैं जिनका महिलाओं को ध्यान जहाँ रखना है? तक गायनी कैंसर की बात है, लेडीज़ की बात है, ओवेरियन कैंसर में, ओवेरियन कैंसर यंग एज में हो सकता है, जर्म सेल ट्यूमर वगैरह हैं, उनके लिए हम पेशेंट को, कई बार गर्ल्स को पेट में लंप होता है और वो आते हैं और उनको ओवेरियन कैंसर होता है। तो ऐसा नहीं है कि यंग एज में ओवेरियन कैंसर नहीं हो सकता, यंग एज में भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है, जिसको हम जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं। दूसरा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, जिसे हम बीमारी बताएंगे तो ये कहेंगे कि ये प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी के कारण होता है, प्रेगनेंसी की वजह से ये कैंसर होता है। और लकीली गायनी ऑन्कोलॉजी में ये सबसे पहला कैंसर है जिसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। अब मैं आपको खुशी के साथ ये बता सकती हूँ कि पहला कैंसर है जिससे हम 100% क्योर कर सकते हैं। बट यहाँ भी वही बात है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको अबॉर्शन आपने कराया और फिर भी आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं होने चाहिए। अगर आपने अबॉर्शन कराया है तो ब्लीडिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन होनी चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको 45 डेज़ या 46 डेज़ के करीब ब्लीडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो ब्लीडिंग आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं वो बीमारी है जो प्लेसेंटा की वजह से हुई है और प्रेगनेंसी की वजह से गई, और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइम पे होता है। पेशेंट ऑलरेडी डिलीवरी हुई होती है, पेशेंट बच्चे को दूध पिला रही होती है, एनीमिया ऑलरेडी होता है और उसमें ये वाली बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर डिलीवरी के बाद में इरेगुलर पीरियड्स हैं, ज़्यादा पीरियड्स हैं, एनीमिया हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, डिस्निया मीन्स अगर आप चलते हैं तो सांस भरती है, ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है जिसका 100% क्योर है। और दूसरा है ये कि जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज के टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ 40, ये जब आप पैदा होते हैं तभी फिक्स हो जाता है कि आपको पीरियड 45 तक आएगा, 48 तक आएगा, 50 तक आएगा, क्योंकि आपकी ओवरी में जितने अंडे हैं, फॉलिकल्स हैं, वो सब एक एक महीने में जाके ओव्यूलेट होते हैं। तो ये जिस दिन लेडी पैदा होती है उसी दिन पता लग जाता है कि इतने फॉलिकल इनके ओवरीज में और इनको 45 तक आएगी या 50 तक आएगी। अगर आपको 45 तक आपका एज ग्रुप में, जैसे आपकी मदर को 45 तक आया और आपको 50 तक आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो कि नहीं होना चाहिए। जनरली कभी भी मेनोपॉज में ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती। ये होता है कि कई लेडीज़ को बहुत ये होती है कि अब तो जाने वाले हैं इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ये कभी भी नहीं होता। ब्लीडिंग कभी भी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि ब्लीडिंग कम होती है और धीरे धीरे करके चली जाती। जैसे कभी 2 महीने में आई, 4 महीने में आई, 6 महीने में आई, तो ऐसे करके धीरे धीरे चली जाती। ये जो कंसेप्ट है दिमाग में कि हमको मेनोपॉज में जाना चाहिए, मेनोपॉज के टाइम हमको चेकअप कराना चाहिए, ब्लीडिंग तो अपने आप आपकी चली जाएगी, ये दिमाग में मत रखिए कि मेनोपॉज की वजह से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही। अच्छा, गांठों को लेकर महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, और किसी तरह की गांठ यदि वे खुद भी पहचान लेती हैं तो फिर उनकी घबराहट बढ़ जाती है, और डॉक्टर ने यदि कहा कि इसकी तो बायोप्सी करानी पड़ेगी, फिर वो घबराहट दहशत का रूप ले लेती है। मतलब फिर कई तरह के सवाल, आशंकाएं मन में आने लगते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए कि भाई हर गांठ जो है वो कैंसर होती है या नहीं होती है? देखिए, जहाँ तक ब्रेस्ट की बात है, लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा रहता है कि ब्रेस्ट में थोड़ी सी भी गांठ हुई कि उनको ये टेंशन हो जाता है कि ये तो कैंसर है। 90% जो गांठें होती हैं उनको कैंसर नहीं होती हैं, 10% जो गांठें होती हैं वो कैंसर की होती हैं। बस ये है कि उसके अगर आपने देखा है कोई छोटी गांठ है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफ्रेंशिएट करने का है कैंसर है कि नहीं कैंसर है, ब्रेस्ट में कभी भी कैंसर में दर्द नहीं होता। अगर आपको दर्द है तो कैंसर नहीं है, ये मान के चलिए। कैंसर में दर्द नहीं होता। बाकी जो हार्मोनल चेंजेस हैं जिनकी वजह से फाइब्रोएडिनोसिस है, फाइब्रोएडिनोमा है, मेस्टेल्जिया है, उनके में दर्द होता है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की ऊपर नीचे होने से होता है, बट कैंसर में दर्द नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यही टेंशन कम कर लीजिए कि मेरे को अगर ब्रेस्ट में दर्द है तो मुझे कैंसर नहीं है। और दर्द नहीं है और गांठ है, डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत है, तुरंत इलाज की ज़रूरत है।
और डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है। लकीली कैंसर ब्रेस्ट में अब जो ट्रीटमेंट आया है वो 100% होने लगा है। अगर आप पहले सर्जरी होती है, फिर ज़रूरत जो बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हम लगाते हैं और पेशेंट वैसी ही ज़िंदगी जी सकता है जैसे कोई एक नॉर्मल लेडी करेगी। इसलिए डरने की बात नहीं है, सिर्फ लगे रहने की बात है, ट्रीटमेंट पूरा कराने की बात है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे पेशेंट्स को नहीं समझ में आता, एक बार कैंसर हुआ तो आपको हर साल जब तक आप हैं आपको फॉलोअप के लिए जाना चाहिए और जाना बनता है आपका। बिकॉज कहीं भी कोई छोटी भी अगर कैंसर की सेल दोबारा पनप रही है तो उसको वहीं पे पकड़ा जा सके। मेरे को बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है इस बात का कि जितने भी कैंसर पेशेंट ऑपरेट करते हैं वो साल भर, 2 साल, 3 साल बाद तक तो आते हैं, उसके बाद वो नहीं आते। अब उनके साथ वो फॉलोअप के लिए हमारे पास नहीं आते तो हमारे को रिपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है कि भाई आपको वो पेशेंट कितने टाइम तक रहा, क्या उसको रिकरेंस हुई या उसको नहीं हुई, या वो किसी और बीमारी से गया। तो ये जो हमारे पेपर्स हम जो लिखते हैं कई बार उनमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमारा फॉलोअप बहुत पुअर है, जो पेशेंट ही कर सकते हैं। हम तो एड्रेस ले लेते हैं, उनको लेटर लिख लेते हैं कि भाई आप कैसे हैं, क्या हैं, आपका टाइम हो गया है चेकअप का, आप आ जाइए। बट वेरी सॉरी टू से कि 2 साल 3 साल के बाद उन लोगों का फॉलोअप बहुत कम हो जाता है। तो आपने बताया कि भाई आपको फॉलोअप में किस तरह से आना चाहिए और किस तरह से जागरूक रहना चाहिए जांचों को लेकर। अच्छा, जैसे जो हर साल जांच बताई जाती है और वो शुरू के 1-2 साल जांच आपकी नॉर्मल आई तो महिलाएं हो सकता है निश्चिंत हो जाएं, वो सोचें कि अब 2-3 साल तो कुछ आया नहीं है, अब बीच के 1-2 साल में क्या होगा। यदि ऐसा गैप देने का वो विचार कर रही हैं तो ये मेरे ख्याल से जो आपने बताया है उसके हिसाब से तो एक उचित सोच नहीं है। पर किसी भी वजह से कई ऐसे कारण होते हैं कि जांच नहीं करा पाए, तो फिर उसको बाद में दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो आप 1 महीने, हमने आपको 1 साल में बुलाया, कोई बात नहीं, आप 1.5 साल में आए हैं, अगर आपको परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन कम से कम आइए तो सही। ये नहीं है कि आप 2 साल में आइए, आइए ज़रूर, बताइए ज़रूर कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी जांचें सब होंगी। क्योंकि कभी भी एक बार कैंसर हो जाता है तो वो कैंसर सेल कीमोथेरेपी से, सर्जरी से हटा सकते हैं हम, कीमोथेरेपी से हटा सकते हैं, रेडिएशन। लेकिन कहीं भी अगर एक कैंसर सेल रह जाता है और आगे जाके वो कहीं जमा हो जाता है तो वो वहाँ से आपको तकलीफ़ दे सकता है। और इसीलिए मोस्टली जो ऐसे कैंसर हम उनको पैट स्कैनिंग ज़रूर कराते हैं, क्योंकि कहीं भी छोटा भी कोई एक कण भी अगर कैंसर सेल का है तो वो आपका हमारी पकड़ में आ जाएगा पैट स्कैन में। और आजकल जितनी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई कि कहीं भी अगर आपका एक भी कण अगर आपका बॉडी में है और कैंसर सेल है तो उसको हम वहीं पर डायग्नोस करके वहीं पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब किसी महिला को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उनके परिवार और उनके रिश्तेदार जो हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कैंसर की स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कैंसर स्टेज 1 में पकड़ा जाता है तो कैंसर 100% है। तो एक तो घर वालों को ये चाहिए कि एक बार पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया है, उसका पूरा ट्रीटमेंट हो, उसका पूरा रेडिएशन हो, उसकी पूरी कीमोथेरेपी हो। कीमोथेरेपी में कई बार बाल झड़ते हैं, कई और परेशानियां होती हैं, रेडिएशन में कई बार लैट्रिन बाथरूम की प्रॉब्लम होती है। ये सब तो पेशेंट जब ट्रीटमेंट ले रहा होता है कैंसर का तब वो उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है कि किसी को बाल, मान लो लेडीज़ के बाल झड़ जाते हैं तो वो साइकोलॉजिकली थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। जो जेनाइटल कैंसर्स हैं उनका भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि उन्हें लगता है अरे मेरे बच्चेदानी में कैंसर हो गया, मेरे को ये अब पता नहीं मैं पति के लायक रहूँगी कि नहीं रहूँगी, मेरे इंटरकोर्स का क्या होगा, मेरी सेक्सुअल लाइफ का क्या होगा, मेरी फैमिली लाइफ का क्या होगा। ये सब इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत पेशेंट शेक करता है उस टाइम। और इस टाइम हस्बैंड का एश्योरेंस, परिवार वालों का एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनेटिक कैंसर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पेशेंट हैं
उनको जब ये कैंसर हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। और ऐसे टाइम में डॉक्टर का एश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी परेशानियां बताइए डॉक्टर को कि आपको आपके ट्रीटमेंट के बाद कहाँ कहाँ परेशानियां हो रही हैं। सब बातों का ट्रीटमेंट है, बस सिर्फ आपको खुलकर बोलने की, अकेले अकेले घुटने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों को भी समझना चाहिए कि मेंटल ट्रॉमा भी हुआ है, फिज़िकल ट्रॉमा तो हुआ ही है, बॉडी को जो परेशानी हो रही है साथ साथ फिज़िकल भी हो रही है, मेंटल भी हो रही है। तो ऐसे केस में मरीजों को अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का, अपने पति का बहुत इम्पोर्टेंट साथ है। तो वैसे तो आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी ही है, लेकिन हम चलते चलते यदि कैंसर फ्री रहने के लिए कुछ टिप्स चाहें जो कि रोज़मर्रा के जीवन में अपनाई जा सकती हैं, तो वे क्या होंगी? सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपकी जो ज़िंदगी अभी तक चल रही है वो वैसी की वैसी ही चलती रह रही। जब भी कोई चेंज आए, मैंने अभी भी आपको बोला कि कोई भी चेंज जो आप अभी तक नहीं नोट कर रहे थे, केवल जेनेटल कैंसर्स की बात नहीं कर रही मैं, बाकी कैंसर की भी बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी डेली रूटीन में जो, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, जैसे आपको डायरिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्यों डायरिया हो रहा है, क्यों आपकी आवाज़ आवाज़ के जो है टोन बदल में आ रही है, आवाज़ भारी हो रही है, क्यों आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, क्यों आपको ब्लड आपका स्टूल में ब्लड आ रहा है, क्यों आप थूक रहे हैं उसमें कहीं सभी। तो कोई भी चीज़ जो चाहे कितनी भी आपको छोटी लगे, उससे आपको ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए और उससे अपने डॉक्टर के पास ले जाके बताना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर मृदुल गहलोत जी को हम धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने महिलाओं में कैंसर से जुड़ी तमाम पहलुओं को लेकर उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और इसमें जागरूकता और समय पर पहचान इसकी सबसे बड़ी भूमिका है, और ये आपकी इच्छा शक्ति से जुड़ी हैं, और कैंसर का जो इलाज है वो भी आपकी इच्छा शक्ति से ही जुड़ा हुआ है। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।